आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हम चलते हैं एक ट्रेन के सफर में। तो हम चल रहे हैं एक ट्रेन में जिसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। कि देखिए ये ट्रेन आ चुकी है और इस ट्रेन की एक स्पेशलिटी आप देख रहे होंगे कि इसमें व्हील्स नहीं है। तो इसमें व्हील्स नहीं है तो ये कैसे आखिर में इस ट्रैक के ऊपर चल पा रही है। इसको समझने के लिए कि क्या है मैग्लेव ट्रेन और आखिर में वो कौन सा इफेक्ट है जिसके कारण ये ट्रेन इस ट्रैक पर बिना व्हील्स के रन कर पा रही है, इस सब को जानने के लिए चलिए हम चलते हैं एक लैब में। देखिए हम आगे एक लैब में और यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल सेटअप लगाया है बच्चों यहां पर, ये है एक साइंटिस्ट ऑर्स्टेड द्वारा किया गया था एक प्रैक्टिकल 1820 में। ये प्रैक्टिकल सेटअप लगभग उनके प्रैक्टिकल सेटअप की तरह ही है। इसमें आप देख रहे हैं एक वायर है जो कि कनेक्टेड है एक बैटरी के द्वारा, और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्विच है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक है कंपास, और आप जानते हैं कि इस कंपास में एक निडल जो कि एक मैग्नेटिक निडल। ऑर्स्टेड ने बच्चों 1820 में देखा कि जैसे ही वो इस सर्किट का स्विच ऑन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में फ्लो करता है तो ये जो निडल है कंपास की, ये डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। और आप जानते हैं कि ये निडल जो कंपास की निडल है, ये बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। तो इससे ऑर्स्टेड ने एक बात जानी कि इस करंट के फ्लो होने के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण ये निडल डिफ्लेक्ट करने लग गई है। क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो ये निडल ऐसे डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकती। और जब तक ये स्विच ऑफ था तब तक आपने देखा था कि ये मैग्नेटिक निडल ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। हम चलिए फिर से एक बार स्विच ऑफ करके देख लेते हैं। ये देखिए जैसे हमने स्विच ऑफ करा तो अब फिर से आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल जो है वो रुक चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, देखिए फिर से ऑन करते हैं, तो जैसे ही ये देखिए करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करने लग जा रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस वायर में करंट फ्लो करने के कारण इस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे एक डिसीजन निकल गया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी चालक में, अगर किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएं, जैसे यहां दिख रहा है आपको, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बात तो हम समझ गए कि चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो गया, लेकिन इसका क्या रिलेशन है जो अभी अभी हमने मैग्लेव ट्रेन देखी थी। हमने कहा था कि हम उस मैग्लेव ट्रेन के बारे में समझने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उस मैग्लेव ट्रेन का इस मैग्नेटिक इफेक्ट और इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट से कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। चलिए उसके बारे में अभी हम और डिटेल से समझेंगे। पहले हम यहां ये समझते हैं कि जो इस वायर में अभी अभी एक इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, क्या उसका कोई शेप भी है, क्या कोई उसका पैटर्न भी है। जैसा कि आपने हमारी पिछली क्लास में जाना था कि मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न होता है, जिनको हमने मैग्नेटिक लाइंस के थ्रू देखा था। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को आप देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो बच्चों, क्या ठीक उसी की तरह इस मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई पैटर्न होगा, क्या कोई शेप होगा? और अगर कोई पैटर्न है तो क्या वो पैटर्न इस वायर के शेप पर भी डिपेंड कर रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये वायर स्ट्रेट वायर है, लेकिन क्या हो अगर हम इस वायर का कोई शेप बदल दें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा?
तो चलिए इन सब बातों को समझने के लिए हम एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम ले लेते हैं एक स्ट्रेट वायर, हमने एक ले लिया सीधा धारावाही तार। ये देखिए, ये है एक स्ट्रेट वायर जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी सोर्स से। हमने एक बैटरी एलिमिनेटर से इसे कनेक्ट किया हुआ है जिससे हम इसको करंट देने वाले हैं। और हम इसके चारों ओर के मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे कि उसका शेप, उसका पैटर्न कैसा है। इसको जानने के लिए हमें चाहिए कंपास, तो हम ले लेते हैं कंपास। अब हम इस बैटरी एलिमिनेटर को यहां से ऑन करते हैं और आप देखेंगे कि क्या होता है यहां पर। जैसे ही देखिए हमने इसको ऑन किया तो आप पाते हैं कि इसने थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि आपने अभी भी देखा था ऑर्स्टेड के प्रैक्टिकल से कि इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। और हम उसके पैटर्न को कैसे जानेंगे, देखिए हम यहां पर एक लगा लेते हैं पॉइंट जहां पर कोई ये रुकी हुई है मैग्नेटिक कंपास की नीडल। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर हमें यहां पर कोई पॉइंट मिल गया, फिर हम इसे और आगे बढ़ाते हैं, हमें एक पॉइंट और मिल गया, फिर हम इसे और थोड़ा आगे ले लेते हैं तो हमें एक पॉइंट और मिल गया। तो कुछ इस प्रकार से हमें इस स्ट्रेट वायर के चारों ओर कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से मिल गए। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन से मिला दें तो हमें कुछ इस प्रकार का एक शेप मिल जाता है। और अगर हम कंपास को इस वायर के चारों ओर कुछ इसी प्रकार से बार बार घुमाएं तो हमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, इस प्रकार का पैटर्न, इस वायर के चारों ओर हमें कुछ इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इस पैटर्न से हमें क्या क्या बातें समझ में आ रही। एक बात तो यह समझ में आ रही है कि इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस वायर से दूर होने पर कम होता जा रहा है। हमें कैसे पता लग रहा है, जैसे जैसे हम दूर हो रहे हैं तो इनके बीच की दूरी बढ़ती हुई जा रही है। तो ये बातें हमें इससे पता लग पा रही है। अब क्या हो अगर हम इसकी वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दें, या हम कहें कि इस वायर में हम करंट के अमाउंट को बढ़ा दें। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट को बढ़ा दें तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए यहां से इसको हटा लेते हैं पहले, और अब हम इसकी वोल्टेज को कर लेते हैं कुछ 8 वोल्ट तक। तो अब की बार हमने थोड़ा इसकी जब वोल्टेज बढ़ा दी तो आप जानते हैं कि करंट भी इसमें बढ़ गया है। अब हम देखते हैं करंट इसको ऑन करके। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं और हम इसके अगर चारों ओर कंपास रखें तो हमें जो इसकी फील्ड लाइंस हैं वो अब पास पास दिखाई देने लग गई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमने करंट बढ़ा दिया तो करंट के बढ़ने से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत नजदीक आ चुका है, या हम कहें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है। क्योंकि हमें दिख रही है यहां जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो नजदीक आ चुकी है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसके चारों ओर का जो अब मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो हमने अब तक ये जान लिया कि अगर हम कोई सीधे धारावाही तार में चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर हमने जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। हमने जब करंट बढ़ाया तो पाया कि इसके जो चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है, वो बहुत अधिक प्रबल हो गया। और दूसरी बात जो हमने जानी वो ये जानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चालक से दूरी के, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इस वायर से ये जो दूरी है अगर जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी कम होता जाएगा, या हम कहें चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कम होता हुआ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों ये तो हमने जान लिया कि किस प्रकार से अगर स्ट्रेट वायर है तो उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या इसकी कोई दिशा भी है, और अगर कोई दिशा है तो हम उसे आखिर में कैसे जानें। देखिए, इसको जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि कई बार आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, वो है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से अपने राइट हैंड को कर लीजिए और एक पेन पकड़ लीजिए, जैसे कि यहां पर आपको दिख रही है वायर। तो आप देखेंगे इस राइट हैंड में जो थंब का डायरेक्शन है, ये थंब का डायरेक्शन शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। जबकि जो हमारी फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, अब आप भी ऐसा ही करके देखिए।
तो आपका जो थंब है राइट हैंड का वो शो कर रहा है अभी करंट का डायरेक्शन, और जो आपके फिंगर्स हैं वो शो कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम कह सकते हैं अगर करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे? देखिए कुछ इस प्रकार से, यहां से देखिए ये ऐसे कुछ घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड, यह है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अभी तो यहां देखिए हम कहेंगे कुछ इस प्रकार से। अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज यहां, और ये करंट ऊपर को जा रहा है, ये देखिए। तो ये जो एक नियम है, ये नियम है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट से अगर फाइंड आउट करनी हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम इस रूल का यूज करेंगे। तो बच्चों यहां तक आप समझ गए कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है। अब क्या हो अगर ये जो करंट की डायरेक्शन है ये नीचे को हो जाए, तो आप लोग भी अपने इस थंब की डायरेक्शन को नीचे को कर लीजिए। कैसे? देखिए जिस प्रकार से ये करंट नीचे को फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या अब की बार भी वैसी ही बन रही है। आपका हाथ कुछ इस प्रकार से होगा अब की बार, और अब की बार देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस प्रकार से है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। तो बिल्कुल आपका हाथ भी अभी इसी पोजीशन में होगा। ये देखिए करंट ऊपर से नीचे को फ्लो कर रहा है, तो ये जो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। देखिए कुछ इस प्रकार से। आप समझ गए होंगे कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल किस प्रकार से यूज करना है एक स्ट्रेट वायर के लिए। चलिए अब हम देखते हैं इस वायर को अगर हम लूप बना दें, अगर हम इस वायर को ले लें एक लूप बना करके, देखिए कुछ इस प्रकार से। हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया, हमने एक कुंडली बना ली इसकी, और हमने इसे कनेक्ट कर दिया इसी बैटरी एलिमिनेटर से। और जैसे हम इसे ऑन करते हैं और इसके चारों ओर हम रखते हैं कंपास को, तो हमें कुछ इस प्रकार की फील्ड लाइंस दिखती हैं। ये देखिए आपको दिख रही होंगी, यहां पर कुछ फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार की, और यहां पर भी कुछ फील्ड लाइंस इस प्रकार की। और ये जो सर्कुलर लूप है इसके बीचों बीच में देखिए आप, हमको दिख रही एक सीधी लाइन, फील्ड लाइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस सर्कुलर लूप के जो सेंटर में है, यहां पर को जो स्ट्रेट लाइन है ये बताती है कि इसके बीचों बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है, वो समान रह रहा है इस जगह पर। जबकि यहां देखिए इन दो बिंदुओं पर, इन दो पॉइंट्स पर आप देखिए यहां पर हमें मिल रही है कुछ इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस पैटर्न से हमें यह पता लग पा रहा है कि इस कुंडली का जो रेडियस है वो इस चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका रेडियस बढ़ेगा यानी कि बड़ी कुंडली होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता हुआ जाएगा। देखिए यहां पर डेंसर है, जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता हुआ जा रहा है, और यहां हम आए तो यहां पर को इक्वल हो गया, जिससे हमें एक सीधी लाइन मिल गई। फिर हम इधर को बढ़े तो ये डेंसर होते हुए जा रहा है, ये नजदीक आते हुए जा रहा है, यहां पर को चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता हुआ जा रहा है। अब क्या हो अगर हम इसमें जो ये कुंडली है, ये जो लूप है, इस लूप में हम इस कुंडली की संख्या बढ़ा दें। अगर हम इसमें यहां पर आपको एक ही कुंडली दिख रही है, क्या हो अगर हम देखें कुछ इस प्रकार से, यहां पर इस लूप को हमने बहुत ज्यादा, हमने 3-4 लूप बना लिए इसके, तो क्या होगा अब की बार देखते हैं हम, जैसे इसको स्विच ऑन करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे पास स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो कि हमें इन मैग्नेटिक लाइंस से दिख रहा है। देखिए अब की बार मैग्नेटिक लाइंस बहुत नजदीक आ चुकी हैं, और इससे हमें यह पता लगता है कि अगर हम कुंडली की संख्या बढ़ा दें, अगर हम नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा दें, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो स्ट्रांग क्रिएट होगा। तो बच्चों अब तक हमने क्या क्या जान लिया इस कुंडली के बारे में। हमने ये जाना कि इस कुंडली में कुछ इस प्रकार का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये देखिए दो जगहों पर हमने देखा था, और हमने ये समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पहले से ही जाना है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। इस कुंडली के लिए भी ये बात सही है। और दूसरी बात यहां पर जो हमने जानी वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्न्स इन सर्कुलर लूप, कुंडली के फेरों की संख्या पर। आपने देखा था अगर हमने फेरों की संख्या को बढ़ा दिया था तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ गया था। और तीसरी बात हमने ये जानी
कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप के। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हम बहुत बड़ा एक सर्कुलर लूप ले लें जिसका रेडियस बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर में बहुत कम होगा। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप के। अब तक ये तो हम जान गए कि इसमें किस प्रकार का पैटर्न बनता है एक सर्कुलर लूप में, लेकिन इसमें जो फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा, इसको समझने के लिए हम फिर से यूज करने वाले हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो आप लोग भी सोचिए कि आपने भी एक सर्कुलर लूप को कुछ इस प्रकार से पकड़ा हुआ है। देखिए यहां पर को ये जो थंब है ऊपर की ओर को है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये ऊपर की ओर को है, जबकि जब करंट का डायरेक्शन यहां से ऊपर को गया फिर यहां से नीचे को आ गया, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर को जो थंब का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर को है। इस प्रकार से देखिए यहां से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है ऊपर को और जब यहां से आएगा तो नीचे को। तो अब आप बता सकते हैं कि इस लूप के चारों ओर यहां पर को जो फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो किस प्रकार का होगा और उसका डायरेक्शन कैसा होगा। देखिए वो यहां से कुछ ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहां पर को होगा क्लॉकवाइज, कुछ इस प्रकार से। देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से कुंडली से बाहर को आएगा और यहां भी आप देखेंगे कुंडली से कुछ इस प्रकार से बाहर को आएगा। अगर हम यहां पर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट शो हो रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से, और यहां देख रहे हैं जब इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर लूप में, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस प्रकार का, देखिए ऐसे, जबकि यहां पर क्लॉकवाइज और इस जगह पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बच्चों ये तो हम समझ गए किसी सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चों, अगर सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट हमने फ्लो करा तो ये सर्कुलर लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इस मैग्नेट में एक पोल होगा इसका नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। तो आखिर में कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा पोल साउथ होगा, हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए बच्चों हमें देखना होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। देखिए जैसे माना ये फर्स्ट वाला सर्कुलर लूप है और इसमें कुछ डायरेक्शन है इस प्रकार का करंट का, ये देखिए ये, तो इसको कहेंगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का, जबकि जो सेकंड वाला है यह एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के, घड़ी की सुई की जो गति होती है उसकी दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज। ये जो दिशा है घड़ी की सुई की, इसी के अनुसार हम किसी भी सर्कुलर लूप का जो पोलैरिटी है हम पता लगा सकते हैं, हम किसी भी सर्कुलर लूप के ध्रुव के बारे में पता लगा सकते हैं, और इसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल में हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन किस ओर को है। देखिए जैसे इसमें है ये है क्लॉकवाइज, तो जिस ओर से सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा वो होगा उसका साउथ पोल, जबकि इसका जस्ट अपोजिट अगर हम इसे पीछे से देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा हमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी सर्कुलर लूप में अगर हमें उसका पोल बताने हो, अगर हमें किसी भी सर्कुलर लूप में हमें ये बताना हो कि उसका कौन सा पोल साउथ पोल होगा और कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा, तो इसके लिए हमें देखना होता है क्लॉक फेस रूल, और इस क्लॉक फेस रूल में हम फॉलो करते हैं करंट के डायरेक्शन को। तो कुछ इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। तो बच्चों अब तक हमने देख लिया कि स्ट्रेट वायर में और एक सर्कुलर लूप में किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हम पता लगाते हैं। चलिए अब क्या हो अगर हम ऐसे ही बहुत सारे सर्कुलर लूप को आपस में जोड़ दें, कनेक्ट कर दें और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएं। कुछ इस प्रकार से देखिए हमने बहुत सारे सर्कुलर लूप आपस में कनेक्ट कर दिए और वो कुछ इस प्रकार की एक रचना बन गई, कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम कहते हैं बच्चों सोलेनॉइड या फिर परिनालिका। इस परिनालिका में या सोलेनॉइड में बहुत सारे आप देख रहे हैं सर्कुलर लूप जुड़े हुए। तो हम देखते हैं कि क्या हो जब इस परिनालिका में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं।
तो देखिए जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का एक फील्ड लाइन का पैटर्न मिल जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार का। अब आपको इस पैटर्न को देख के शायद कुछ याद आया होगा हमारी पिछली क्लास। देखिए आपने जहां जाना था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और वहां हमने एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। देखिए ये जो हमारा सोलेनॉइड है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल इस बार मैग्नेट के सिमिलर है। ये देखिए सिमिलर है ना। तो हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी तक हम जानते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन सोलेनॉइड, धारा की प्रबलता के, यानी कि धारा जितनी ज्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। और अगली बात जो हमने जानी है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितने नंबर आपने टर्न्स लिए हैं। और तीसरी बात बच्चों, इस सोलेनॉइड के बारे में एक और बात आपको बताएं कि सोलेनॉइड से अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है तो हम इसके अंदर इस सोलेनॉइड की जो हमारे लूप हैं इसके अंदर एक कोर बना देते हैं। और वो कोर बनाते हैं हम एक मटेरियल से, हम बना सकते हैं उसको एक ऐसे मटेरियल से जो अस्थायी चुंबक बन सके। अस्थायी चुंबक माने टेम्परेरी मैग्नेट बन सके। और वो सबसे जो बेस्ट मटेरियल होता है वो होता है सॉफ्ट आयरन। तो हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन के मटेरियल को, सॉफ्ट आयरन की एक रॉड को इसके अंदर इंसर्ट करा करके इसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं सोलेनॉइड को। तो ये बातें तो थी सोलेनॉइड के बारे में। अब जान लेते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। देखिए अगर हम डायरेक्शन की बात करें सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस प्रकार का होगा, इसके लिए हम फिर से यूज करेंगे थंब रूल को। तो आप देख रहे हैं ये राइट हैंड का थंब है आपका, यहां से करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है और यहां से नीचे को, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो ये डायरेक्शन होने वाला है कुछ इस प्रकार का। अगर हम यहां देखें तो वो डायरेक्शन होने वाला है कुछ इस प्रकार का, देखिए ऐसे। तो इस सोलेनॉइड में आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो जो इसमें फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी वो कुछ इस प्रकार की होंगी। और आपने ये जाना कि इस सोलेनॉइड को अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में बदलना है, इस परिणालक को अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में बदलना है तो हमें इसके अंदर, इन लूप्स के अंदर एक ऐसे मटेरियल को इंसर्ट कराना होता है जिससे हम बना सकें एक चुंबक, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकें जो कि काफी ज्यादा प्रबल हो। और उसके लिए एक सबसे जो अच्छा मटेरियल होता है वो होता है सॉफ्ट आयरन का, मृदु लौह का। तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए उसको हम उसे बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हमने ले लिया सॉफ्ट आयरन और इसके चारों ओर हमने लपेट लिए हैं वो लूप्स कुछ इस प्रकार से। और ये जो दिख रहा है आपको ये कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक। किसे कहेंगे हम विद्युत चुंबक? एक ऐसा चुंबक है जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण बनता है और इलेक्ट्रिक करंट को बंद करने के बाद वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट खो देता है, या उसका हम कहें मैग्नेटिक इफेक्ट बंद हो जाता है। इसलिए बच्चों हम यहां पर यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। हम इसकी जगह में स्टील यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टील में क्या होगा, देखिए यहां पर हम जैसे इसको ऑन कर रहे हैं, ये देखिए यहां ये इससे चिपक गए। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, देखिए जैसे ही मैंने ऑफ करा तो आप देख रहे हैं वो नीचे आ गई फिर से। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट था वो एकदम से बंद हो गया। लेकिन अगर हमने इसकी जगह पर स्टील को यूज किया होता तो ऐसा नहीं होता। अगर हमने यहां स्टील को, हमने इसकी कोर बनाया होता इस सोलेनॉइड की, तो क्या होता अगर हम इसे ऑन करते, तो ऑन करने के बाद तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता। लेकिन जैसे हम इसे ऑफ कर देते, ऑफ करने के बाद भी ये स्टील मैग्नेट की तरह बिहेव करते रहता। तो इसलिए हम जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो हम लेते हैं सॉफ्ट आयरन को। और ये प्रभाव आपने देखा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत से किस प्रकार से ये जो सॉफ्ट आयरन था ये बदल जाता है मैग्नेट में। अब आपको याद होगा हमने देखी थी ट्रेन मैगलेव। क्या मैगलेव और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें कोई रिलेशन है? चलिए इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमारे पास ये है, देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके ऊपर हमने एक मैग्नेट रखा है और इस मैग्नेट को हमने इस थ्रेड के थ्रू, हमने इस डोरी के द्वारा इसे बांध दिया कुछ इस प्रकार से। अब क्या होगा अगर हम इसे ऑन कर दें?
अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको रिपल करे तो क्या होगा, देखिए ये कुछ इस प्रकार का होने वाला है। देखिए जैसे ही हमने इसे ऑन किया तो आप जानते हैं कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ और इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था इसने इस मैग्नेट को रिपल किया और रिपल करने के कारण ये मैग्नेट हवा में ऊपर उड़ गया। इसको हम कहते हैं लेविएशन, हवा में तैरना। इस इफेक्ट को कहते हैं हम हवा में तैरना। और ये किसके कारण तैर रहा है? मैग्नेट के कारण। तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक लेविएशन। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैगलेव क्या है। बच्चों वो मैगलेव भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। देखिए जैसे ही मैं इसे ऑफ करता हूं तो फिर से मैग्नेट नीचे आ गया और जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं तो फिर से लेविएशन करने लगे, मैग्नेटिक लेविएशन, यानी कि चुंबक के द्वारा ये हवा में तैरने लगा। तो जो मैगलेव है बच्चों वो भी मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन है। वो किस प्रकार से काम करेगी? वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर ही काम करती है। कुछ इस प्रकार से देखिए, यह है ट्रेन और यहां आप देख रहे हैं यह है मैग्नेट्स जो कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होते हैं। ये मैग्नेट की पोलैरिटी बार बार बदलते रहती है, जिसके कारण जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, उस अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण ये ट्रेन बिना किसी व्हील्स के इस ट्रैक पर चलती रहती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैगलेव जो कि है कुछ इस प्रकार की ट्रेन, ये कैसे बिना व्हील्स के अपने ट्रैक पर दौड़ती है। तो ये दौड़ती है बच्चों मैग्नेटिक लेविएशन के कारण। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैगलेव क्या है। तो बच्चों आज हमने विभिन्न आकार के जो धारावाही चालक थे, विभिन्न आकार के जो हमने कंडक्टर्स लिए, वो 3 प्रकार के लिए कंडक्टर्स हमने लिए। एक स्ट्रेट वायर जिसमें आपने कुछ इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड देखा। उसके बाद हमने लिया एक सर्कुलर लूप जिसमें आपने कुछ इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड देखा। और एक लिया हमने सोलेनॉइड जिसमें हमने कुछ इस प्रकार का एक बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड देखा। तो बच्चों आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हमें से क्लियर कर लेते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, ये थे ऑर्स्टेड। और कब की थी इन्होंने? 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत चुंबक की कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज? बताइए कौन सा है सबसे अच्छा मटेरियल जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं? बिल्कुल आपका आंसर सही है, वो है मृदु लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक यहां पर को सर्कुलर लूप दिखाया गया और इसमें दिया गया आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको दिखाया गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसे है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए ये कौन सा पोल है? तो बताइए कौन सा पोल है, सोचिए कौन सा पोल है। बिल्कुल आप लोग सही बता पा रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए कैसा है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो आप जानते हैं कि ये हो जाने वाला है कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है कि किसी लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो आपने देखा था सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह था और वो था सभी जगहों पर समान, सभी बिंदुओं पर समान। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है थर्ड वाला। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक। आप सभी को हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चे पहली बार हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू बच्चों।